Hello children, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start your economics of your social science part. So children, in this chapter we will see the scene of a village, how is a farming conduct in a village, which type of life the village people live. Okay, so let's see the overview at first. After seeing the overview, we will see the introduction of the village Palampur and we will start to writing the notes. Okay. So at first let's see the overview. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. These production activities need various type of resource: natural resource, man-made items, human effort, money, etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो इस चैप्टर में चिल्ड्रन हम देखेंगे कि एक विलेज जो है वो किस तरह से वहाँ का जीवन होता है, वहाँ पर किस तरह से प्रोडक्शन होता है, और इस चैप्टर में विलेज पालमपुर के थ्रू बाकी के विलेजेस का इमेजिनेशन बताया गया है कि किस तरह से विलेज जो है वो वहाँ पर विलेज का जो सीन होता है वो किस तरह से होता है, उनका इकोनॉमिक सोशल लाइफ किस तरह की होती है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो सिर्फ एक्टिविटीज़ होती है सरवाइव करने के लिए वो सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड ही नहीं होती हैं, बल्कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पर की जाती है, डेयरी भी वहाँ पर होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी वहाँ पर होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे वेज़ हैं जिससे कि लोग अपना जीवन यापन गाँव में करते हैं, और इसके लिए वो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हैं और मैन मेड आइटम्स हैं, फिर ह्यूमन एफर्ट्स हैं, मनी है, ये सारे रिसोर्सेज को भी यूज़ किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स सी एंड स्टार्ट द राइटिंग योर नोट्स चिल्ड्रन। सो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। पालमपुर इज़ फेयरली कनेक्टेड with a well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools, and health center. The story of Palampur takes us through the different type of production activities in the village. जैसे कि मैंने अभी बताया कि पालमपुर की जो स्टोरी है उसके थ्रू हम बाकी के जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो विलेज पालमपुर की स्टोरी में पालमपुर के बारे में बताया गया है कि जो पालमपुर है वह बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड गांव है, और वह जो रोड्स के डेवलप्ड सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, स्कूल है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ सेंटर हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और ये सारी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ के साथ ये जो गांव है ये सरवाइव करता है। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज: land and other natural resources such as water, forest, minerals; labor, physical capital such as tools, machines, buildings, raw material and money. तो चिल्ड्रन, कोई भी प्रोडक्शन यदि होता है तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मेन बेसिक चीज़ें 4 होती हैं, 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो उसमें सबसे पहला तो आता है लैंड, और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप में लेबर की ज़रूरत पड़ती है कि लेबर किस तरह का होगा, मतलब कि क्या क्या काम उसमें कौन करेगा उसकी। फिर थर्ड है फिजिकल कैपिटल सच एज टूल्स, मशीन्स, रॉ मटेरियल एंड मनी। अब फिजिकल कैपिटल मतलब कि टूल्स, मशीन्स, रॉ मटेरियल क्या लगेगा, मनी कितना लगेगा, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और
तो इसका होगा कैपिटल, कि कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब कैपिटल भी डिफरेंट टाइप की होती है, तो सबसे पहले लिखिए फिक्स्ड कैपिटल। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में क्या आते हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, टूल्स हैं, ये सारे फिक्स्ड कैपिटल कहलाते हैं। ये कई कई सालों तक प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये या तो ये मेंटेनेंस मांगते हैं और हर साल इनका मतलब इनमें उनकी क्वालिटी में कमी आती जाती है। फिर सेकंड है वर्किंग कैपिटल। अब रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो कच्चा माल होता है और मनी होता है वह क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल कहलाता है। तो चलिए देखें, सबसे पहला लैंड इज़ फिक्स्ड। 75% पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इन पालमपुर इज़ फिक्स्ड। लैंड आर अंडर कल्टिवेशन इज़ पर्टिकुलरली फिक्स्ड सिंस 1960 इन पालमपुर। तो पालमपुर की जो लैंड है वह वहाँ पर लगभग 75% पीपल जो है वो फार्मिंग पर ही डिपेंड है, और 1960 से लेकर के पालमपुर में पर्टिकुलरली फिक्स लैंड जो है वो यूज़ की जाती है, और स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मेजरिंग की लैंड की हेक्टेयर है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग आर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज्ड इन पालमपुर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। अब समय बदला, समय के साथ साथ जो लोग थे वो अवेयर हुए, और अब उन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग स्टार्ट कर दी और मॉडर्न फार्मिंग स्टार्ट कर दी। कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने मॉडर्न तरीके से फार्मिंग स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से जो लैंड है अब डिफरेंट टाइप की क्रॉप वहाँ पर देती है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? मल्टीपल क्रॉपिंग कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट type of crops in the same piece of land at same or different time is called the multiple cropping. For example, ज्वार, बाजरा in rainy season between October and December, where wheat is producing during winter season. तो चिल्ड्रन, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? एक ही क्रॉप, एक ही खेत से, एक ही लैंड से डिफरेंट टाइप की क्रॉप डिफरेंट सीज़न में प्राप्त करना, यह मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। जैसे कि ज्वार और बाजरा जो है वह ले ली जाए रेनी सीज़न में, और उसके बाद विंटर सीज़न आए तो फिर उसमें क्या ले लिया जाए, फिर वीट की फसल उगा दी जाए। तो इस तरह से सीज़न के अकॉर्डिंग एक ही लैंड से कई तरह की फसलों को लेना मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। चलिए आप बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग की। अब मॉडर्न फार्मिंग क्या होगी, मतलब नए नए तरीक़ों से किस तरह से खेती की जाती है, चलिए देखें। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर यूज्ड। एज अ रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। अब सबसे इसमें क्या होता है, नए हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को यूज़ किया जाता है मॉडर्न फार्मिंग में। बहुत अच्छी तरह की वैरायटी के सीड्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, और कोई पीस ऑफ लैंड में वो लार्ज क्वांटिटी में फूड ग्रेन प्रोड्यूस उससे किया जाता है। देन इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब हमारे भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग की मेथड को यूज़ करना शुरू किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 to 67, M. Swaminathan facilitated the cultivation of wheat and rice using HYV instead of traditional seeds. The HYVs are capable of producing more amount of grain on one plant. अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया 67 में 1966 से 67 में, जो कि एम स्वामीनाथन ने इसकी शुरुआत की, उन्होंने बताया कि HYV जो सीड्स होते हैं वो ट्रेडिशनल सीड से ज़्यादा कल्टीवेशन कर पाते हैं, ज़्यादा उनके द्वारा प्रोडक्शन किया जा सकता है, और इसके द्वारा जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है ग्रेन के।
चिल्ड्रन ग्रेन का प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, एक प्लांट से काफ़ी सारे अमाउंट में हम ग्रेन की पैदावार करने लगे, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि हम प्रकृति में नेचर के द्वारा जितनी भी हमें चीज़ें प्रदान की गई हैं, नेचुरल रिसोर्सेज प्रदान किए गए हैं, उनका हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करके अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने लालच को भी पूरा करने लगे हैं। तो ये करना गलत है। तो सबसे पहले तो अब जब प्रोडक्शन बढ़ा लिया गया मॉडर्न फार्मिंग से, तो अब हमें देखना पड़ेगा सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, कि हम लैंड को बचाएं कैसे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ करेंगे तो फिर उसकी जो लाइफ है वो कम होती है। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिपोर्ट इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्स आर ओवर यूज्ड। अब एक साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार मॉडर्न फार्मिंग जो है नेचुरल रिसोर्सेस के दोहन करती है, मतलब उनका ओवर यूज़ करती है। Chemical fertilizers also kills bacteria and other microorganisms in the soil which are essential for the ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब देखिए मॉडर्न फार्मिंग हम कर तो रहे हैं, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को, हाई यील्डिंग सीड्स को यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो बैक्टीरिया तो मारते ही हैं, लेकिन साथ साथ सॉइल में जो ज़रूरत के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी मार देते हैं। फिर है ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स आर पॉल्यूटेड बाय द वे ऑफ यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। और केमिकल फर्टिलाइज़र का जब यूज़ होगा तो उससे ग्राउंड वाटर है, रिवर्स और लेक्स हैं, इसका वाटर जो है वो भी पॉल्यूट हो जाता है। तो हमें सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड भी ध्यान करना होगा, मतलब हमें लैंड की सुरक्षा भी करना ज़रूरी है मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करने के साथ साथ। ये आज हमने पढ़ा, और नेक्स्ट पॉइंट में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को समझेंगे इन पालमपुर विलेज।